हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, गलत संख्या ज्ञात कीजिए। सीरीज का प्रश्न दिया गया है और पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में 3, 6, 9, 24, 48, 96, 192, 384 इस सीरीज में कौन सा एक संख्या है जो गलत है, यानी कि सीरीज के अनुरूप नहीं है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जब भी सीरीज का प्रश्न मिले ना तो और इस टाइप का अक्सर प्रश्न मिले कि बीच में कौन सी संख्या गलत है, तो अपने आप में बेहद ही अच्छा प्रश्न होता है। ठीक है, अगर हम लोग शुरू में देखने का प्रयास करें, 3 से 6 बन रहा है ना, तो 3 का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 6 हो रहा है। और एक चीज आगे थोड़ा सा और देखने का प्रयास करेंगे, लास्ट का देखने का प्रयास करेंगे, तो 192 का ये भी डबल है, कितना, 384। ठीक है, तो अगली बार भी क्या होना चाहिए था, आपका 6 का डबल होना चाहिए था ना। 6 का जब डबल हम करते तो कितना आ जाता, यहाँ पे 12 आ जाता। ठीक है, पुनः 12 का जब डबल किया जाता तो 24 बनता कि नहीं, बनता बिल्कुल। पुनः 24 का डबल क्या आ जाएगा, 48, और पुनः 48 का डबल क्या, 96। यानी हो क्या रहा है कि हर दूसरी संख्या पहली संख्या का डबल है, लेकिन 9 ऐसा नहीं हो रहा है। तो 9 गलत है। 9 के स्थान पे जब 12 होगा तभी तो 6 का डबल 12 होगा और 12 का डबल 24 होगा, यानी गलत संख्या कौन सा है, तो 9 है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया है जिस तरह 11 130 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 7 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पर 11 और 130 है, ये कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम लॉजिक सेम संबंध को 7 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 11 से बड़ी संख्या 130 बन रही है। 130 को थोड़ा ऑब्जर्व करने पे पता चल रहा है कि 11 क्यूब स्क्वायर के पास है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, उसके पास है। तो कोई नहीं, हम लोग 11 का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो 121 आ गया, लेकिन यहाँ तो 130 दिया है, तो कोई बात नहीं, +9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। सेम प्रक्रिया यहाँ कर लेते हैं, 7 पहली संख्या का स्क्वायर कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, आपका 58 आएगा, और 58 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1234 और बुक को 5667 लिखा जाता है, तो उस भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब भी आपको किसी लेटर को, किसी पेयर ऑफ लेटर को किसी नंबर से कोट किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, या तो प्लेस वैल्यू का गेम होता है, या तो क्या होगा, प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट कोट किया जाएगा, या तो प्लेस वैल्यू को सम किया जाएगा, या एक होता है डायरेक्ट कोडिंग होता है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है, एक तो होता है प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग होता है, और एक डायरेक्ट कोडिंग होता है। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब ये हुआ कि एल जो है ना 1 से कोड किया जाता है, ए जो है ना 2 से कोड किया जाता है, और एस जो है ना 3 से कोड किया जाता है, और टी जो है 4 से। इसी तरह बी 5 से, ओ 6 से, ओ 6 से, और के 7 से, इसको डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक बात, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो आप लोग एक बार क्या करिए, और अक्सर उस केस में होता है जहां पर भी, जैसे यहाँ पे लास्ट को 1234 और एक और संख्या दी गई है आपका 5667 को बुक से कोड किया गया है, इसका, और पूछा जा रहा है टोस्ट को, पूछा जा रहा है कैसे लिखा जाएगा। इसका मतलब ऐसा जब भी मिले ना, तो समझिए कि यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग ही हो रहा होगा। और इसको कंफर्म कैसे करेंगे, आप जब टोस्ट को देखिए तो टोस्ट को ये देखिए कि टोस्ट में जितने भी अक्षर हैं क्या लास्ट और बुक में मिला के हैं, क्या बिल्कुल है। टी क्या कहीं पे है, क्या लास्ट में, बिल्कुल है। ओ है क्या बुक में है, ओ ए है क्या लास्ट में है, ए यहाँ पे, और एस है क्या, तो बिल्कुल है, यहाँ है, और टी है क्या, बिल्कुल है। यानी कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग है, क्योंकि सारे जो टोस्ट में अक्षर हैं सभी मौजूद हैं लास्ट और बुक में मिला करके। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि एल को हम 1 से कोड कर रहे हैं, ए को 2 से, यानी, और बी को 5 से, ओ को 6 से, इसी प्रकार से। तो टी के कोड की बात करेंगे तो टी के लिए क्या होगा, लास्ट वाला होगा 4 होगा, यही होगा ना, अभी तो मैं यही बोल रहा हूँ।
तो टी के लिए क्या कोड हो गया, 4 हो गया। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कोई नहीं, टोस्ट को लिख ही लेते हैं, TOAST, ठीक है। और टी के लिए कितना हो गया आपका, तो 4 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 4 होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब देखिए ओ के लिए क्या है, तो ओ के लिए यहाँ पे देखिए 6 है, तो ओ के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ए के लिए क्या है, तो ए के लिए यहाँ पे 2 है, तो ए के लिए यहाँ 2 हो जाएगा। और एस के लिए क्या है, तो 3 है, तो एस के लिए यहाँ 3 हो जाएगा। यानी टोस्ट को 462 34 के रूप में कोड किया जाएगा, 462 और 34 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर आपका बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न पूछा गया है, 16/9/2022 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो सबसे पहले नज़र में आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले नज़र में ये देखिए कि इसमें कौन कौन से अक्षर प्रयोग किए गए। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ए, बी और सी, डी, यही 4 क्या किए गए हैं, अक्षरों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दूसरा बात क्या कीजिए कि आप सभी अक्षरों को काउंट कर लीजिए स्पेस के साथ, खाली स्थान के साथ। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। तो 16 है तो यही तो हो सकता है, 4 का पेयर बन सकता है, और तो कुछ बनेगा नहीं। और 4 का पेयर जब बन रहा है, इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि ABCD जो दिया गया है, इन्हीं का 4 एक पेयर बनेगा, तभी तो हो सकता है ना ABCD का 4 पेयर, क्योंकि यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि 4 पेयर, और यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कि ABCD यानी 4 अक्षरों का प्रयोग किया गया, तो 4 पेयर बनेगा। तो कोई बात नहीं, मैं 4 पेयर बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक 4 पेयर बन गया, यहाँ से एक हो गया, और पुनः यहाँ हो गया, और पुनः आपका यहाँ हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल में क्या दिया गया है, यहाँ पे BA दिया गया है, और DC लास्ट का देखेंगे DCB दिया गया है, तो लास्ट में यहाँ ए होना चाहिए, तभी तो बनेगा ना ABCD, तभी तो सब में आएंगे ना, तो लास्ट तो ए होगा। अब देखिए पुनः यहाँ DCBA हो गया, तो यहाँ भी होना चाहिए ना DCBA, यहाँ सी रहेगा तभी तो DCBA बनेगा। यानी हमको पता चल गया कुछ नहीं है, DCBA है, तो यहाँ भी DC है, तो यहाँ BA बना लीजिए, तो DCBA ए भी हो गया, और यहाँ BA है तो यहाँ DC बना लीजिए। अब देख लीजिए कि DCBA CA यानी कि ए वाला किस ऑप्शन में है, DCBA CA किस ऑप्शन में है, तो DCBA और CA आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में दिया है ना DCBA CA, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए काउंट करना और ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई दफ़ा अगर आप काउंट कर लेंगे ना और देख लेंगे कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है और टोटल कितने इसमें क्या दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं खाली स्थान के साथ, तो आप डिसाइड कर लेंगे कितने का पेयर बनेगा, ठीक है। और कितने का पेयर बनेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे, ओके। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए मान लीजिए ऐसा कभी हो जाता है, 1% ऐसे सवाल बन जाते हैं। कई दफ़ा आप काउंट करेंगे ना, जोड़ेंगे और पेयर बनाएंगे ना, तो भी क्या सीरीज बन नहीं पाएगी, मुश्किल हो जाएगा। उस केस में लास्ट जो आखिरी दाव होता है सवाल को, बिल्कुल अगर आपके पास टाइम है करने का, तो लास्ट देखिए क्या किया करिए, आप लोग एक एक ऑप्शन से इसको जाने का प्रयास कीजिए। यानी कुछ मत कीजिए, ऑप्शन ए को पूरा भर लीजिए, 4 बार इसको लिखिए, चारों ऑप्शन को भर लीजिए, फिर देखिए कि उसमें किस ऑप्शन से हम एक क्या निकाल सकते हैं, यानी किस ऑप्शन को रखने पे कोई एक सीरीज फॉर्म हो रहा है। चारों को देखेंगे ध्यान से तो कोई ना कोई आपका हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट आखिरी दाव होता है आपका। 99% क्या हो जाएगा, सवाल इसी से हो जाएगा। आप क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे और देख लेंगे कितने का पेयर बनेगा, इसी से आप आसानी से कर जाएंगे। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। NTPC CBT सेकंड लेवल 6 में पूछा गया है 9/5/2022, यानी 2022 में पूछा गया था NTPC के एग्जाम में, CBT 2 में। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या बताना है। ऐसा कुछ दिया है 11 8 5 9 = 43, 12 9 7 6 = 66, तो 14 13 9 10 बराबर क्या होगा। अब बहुत इजी प्रश्न इसलिए बन जा रहा है ना, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं 11 8 5 9 = 43 यह एक हुआ करेगा, यह यानी एक होगा, इसमें कोई ना कोई लॉजिक लग के 43 आ रहा होगा। इसी तरह 12 9 7 6 में कोई लॉजिक बन करके 66 आ रहा होगा। सेम लॉजिक को हम लोग 14 13 और 9 10 में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, यही तो होगा ना, और कुछ नहीं, क्योंकि इक्वल टू में 43 इक्वल टू में 66 दे करके इंडिकेट कर रहे हैं कि 11 8 5 9 43 से संबंधित हो। कैसे संबंधित हमें देखना है, और वही संबंध यहाँ लगाएंगे। ध्यान से देखने में पता चल रहा है अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो भी 43 नहीं आएगा। क्यों?
11 8 19 19 हो गया, 19 5 24, 24 9 कितना हो गया, तो आपका 33 हो गया। लेकिन यहाँ 43 दिया है तो नहीं बन पा रहा है, कुछ और सोचते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कितना आ रहा था, तो अपना 34 आ रहा था ना, 33 आ रहा था। तो 33 में हम क्या कर दें, 10 ऐड कर दें तो 43 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसी तरह यहाँ देख लेते हैं, ऐड कर लीजिए और पुनः 10 ऐड कर लीजिए। 12 9 कितना हो गया, 21 21 7 28 और 28 6 34, 34 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 44 आ जाएगा, जो कि आपका दिया गया नहीं है। क्या दिया गया है, 66। यानी इस तरीके से तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पहला हमारा अप्रोच यही होगा ना कि हम थोड़ा जोड़ करके देख लें। अब देखिए, अब हम लोग कुछ और सोचने पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग 11 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, समझिएगा ध्यान से, 11 8 का मल्टीप्लाई कर दें और 9 5 का मल्टीप्लाई कर दें और इनका दोनों का डिफरेंस ले लें, ठीक है। तो 11 वट कितना हो गया, 88 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 45 करिए, कितना आ गया, 43 आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। यानी हो क्या रहा है कि पहली दो संख्या और लास्ट की दो संख्या का मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस लेने पर इक्वल टू की संख्या आ रही है। यहाँ भी वही होना चाहिए, 12 इंटू 9 कर लीजिए तो, और यहाँ माइनस कर लीजिए 7 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करके, तो 12 9 कितना हो गया, 108 हो गया, और 108 में से 42 का माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। यानी सेम प्रक्रिया हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं, पहली दो संख्या का मल्टीप्लाई और लास्ट दो संख्या को माइनस कर लेते हैं। तो 14 गुणे 13 कर लेते हैं, कितना, 14 गुणे 13 और माइनस 9 गुणे 10 कर लेते हैं, बराबर में हमारी संख्या पता चल जाएगी। तो 14 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 3 42 कर दो 4, 14 कम 14, 14 4 कितना हो गया, तो आपका 18 माइनस 90, 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, तो 92 आ जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 92 आएगा, और 92 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। क्या दिया गया है, पीतल है, तांबा है, जिंक है। इन तीन शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो तीन शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जो पीतल होता है ना, पीतल, तांबा और जिंक मेनली दो ही चीज़ों से मिलकर के बना होता है जो पीतल होता है, ठीक है। पीतल जो होता है तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। तो पीतल तो आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पे मैं पीतल लिख लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका पीतल हो गया, ठीक है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं, कि जो कुछ पीतल इसमें से होंगे, कुछ पीतल जो होंगे भाई तांबा के होंगे, तांबा होगा, बोल सकते हैं कि नहीं, कुछ पीतल तांबा होगा, और कुछ पीतल जो होगा वो जिंक होगा। क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि देखिए बात समझिएगा ध्यान से, जिंक होगा, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ में क्या होगा, तांबा और पीतल भी, तांबा और जिंक भी होगा। लेकिन हम इस बात को बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, जो पीतल होगा उसका भाई कुछ भाग, कुछ जो उसका रेशियो होगा, पीतल अगर 100 है तो उसमें से 40% मान लीजिए आपका तांबा होगा, और जिंक 60% होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि तांबा जो पीतल है ना, उसका कुछ जो है तांबा है, कुछ परसेंट तांबा है और कुछ परसेंट जिंक है। तो इसी बात को इस तरह से डिनोट किया जा रहा है। तो इस तरह से किस ऑप्शन में बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सी में कुछ भी नहीं किया गया है, दोनों सर्किल को बिल्कुल सटा करके तांबा और जिंक को लिखा गया है, और फिर इसमें से क्या किया गया है, पीतल को ऐसे लिखा गया है। तो बात वही है, अंतर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, दिया गया जिस तरह बिल्ली फैलन से संबंधित है, उसी तरह कुत्ता क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, हमें बताना है। सेम सेकंड नंबर का सवाल है, अभी हम लोगों ने ऊपर किया। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे संख्या दिया गया था और यहाँ पे शब्द दिया गया है, लेकिन करने का हमारा सेम तरीका होगा। जो भी दो पेयर के शब्द दिए गए हैं उनमें क्या संबंध है, क्या लॉजिक है, कैसे संबंधित हैं, सेम संबंध कुत्ता और क्वेश्चन मार्क में लगा करके हम अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि जो बिल्ली और फेलिन है ना, जो ये फेलिन शब्द होता है ना, वह विशेषण होता है किसका, बिल्ली का। बिल्ली का विशेषण क्या होता है, तो फेलिन होता है। उसी तरह जो कुत्ता होता है, कुत्ता का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, कैनाइन होता है। कैनाइन क्या होता है, तो कुत्ता का विशेषण होता है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आ जाएगा, तो कैनाइन आएगा, और कैनाइन किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रामराज ने घड़ी पहन रखी है, यदि 6 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी, ठीक है। एक घड़ी बना लेते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ट्रिकी सवाल पूछा गया है, ठीक है।
एक घड़ी है, ऊपर मान लेते हैं 12 होता है, नीचे कितना होता है 6 होता है, इधर आपका 3 हो गया, इधर 9 हो गया, ठीक है। अब एक बात तो आपको सभी को पता होगा कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ दक्षिण, इधर आपका ईस्ट पूरब और इधर वेस्ट यानी पश्चिम, यही तो होता है ना, बिल्कुल होता है। अब एक बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बोला है कि रामराज ने घड़ी पहनी है जिसमें 6 बजे जो घंटे की सुई है, जाहिर सी बात है जब 6 बजेगा तो घंटे की सुई नीचे होगी, ठीक है, और मिनट की सुई कुछ इधर होगा, होगा ना मिनट की सुई, ठीक है। तो 6 बजे जो घंटे की सुई है ना पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, लेकिन यहाँ पे तो दक्षिण है ना, यहाँ पे क्या है दक्षिण, नीचे तो दक्षिण है, उसको दक्षिण की तरफ करना चाहिए था, लेकिन वो पश्चिम की तरफ कर रहा है। पश्चिम किधर है तो इधर है, इधर की तरफ कर रहा है घंटे की सुई अपना संकेत। तो ये क्या हो रहा है कि अपना क्लॉक वाइज 90 डिग्री घूम गया है, 90 डिग्री घूम करके हमारा आंसर पश्चिम आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना, 90 डिग्री घुमा है। आगे क्या पूछा है, तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो मिनट की सुई मान लीजिए ऐसे तो उत्तर दिशा में है, लेकिन यहाँ भी 90 डिग्री इसको हम रोटेट करेंगे ना, 90 डिग्री करेंगे ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दक्षिण था लेकिन ये 90 डिग्री रोटेट होकर के हमारा पश्चिम आया। तो इसी तरह हम इसको मिनट की सुई को 90 डिग्री जब क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे इस साइड, तो मिनट की सुई इधर आ जाएगा और इधर संकेत करेगा, और इधर संकेत कौन सा दिशा है आपका, तो पूर्व दिशा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मिनट की सुई है वह पूर्व दिशा की ओर संकेत करेगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, यह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है, औरत उस पुरुष की क्या है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें एग्जाम में आपका रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न बनता ही है। और ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक होता है अपने आप में अच्छा टॉपिक होता है, यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते हैं। आप पेपर उठा करके देख लीजिए, अभी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो रहा है, हर सेट में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा जा रहा है, और ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न होते हैं अपने आप में अच्छे पूछे जाते हैं बाकी अदर जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं उनसे, क्योंकि एसएससी की जो रीजनिंग होती है आप सभी को पता है कि आसान होता है, ठीक है। तो उन सभी प्रश्नों में जो ब्लड रिलेशन का प्रश्न आता है ना अपने आप में टफ होता है, ठीक है। और जब भी हमें इस तरह का लैंग्वेज का प्रश्न मिलेगा तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग कभी भी ओरली करने का प्रयास मत कीजिए। कैसे किया जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम रहेगा रीजनिंग के सेक्शन को करते वक्त कि आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम लोग एक जनरेशन ट्री बनाएंगे और उसी के आधार पे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। बोला गया है कि एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, एक कोई यहाँ पे महिला है, फीमेल है, एक कोई महिला है, ठीक है, बना लेते हैं महिला को, यहाँ पे ये महिला है यानी माइनस है। कहती है, क्या कहती है, उस आदमी के बारे में कहती है, ये कोई आदमी यहाँ पे है यानी पुरुष है। पुरुष के बारे में औरत क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, पुरुष के बारे में ये औरत बोलती है कि ये जो है मेरे पति की पत्नी, यानी महिला के पति, पति यहाँ पे हो गए हस्बैंड, हस्बैंड, ये मेरे पति की पत्नी की पुत्री, यानी मेरे पति की पत्नी यानी कि महिला खुद ही की पुत्री, यानी महिला की कोई पुत्री है यहाँ पे, ठीक है, पुत्री का भाई है, ये जो पुरुष है का भाई है, पुत्री का भाई है, यानी ये पुरुष यहाँ पे है, क्या है, पुरुष यहाँ पे है, तो पुरुष प्लस हो गया। अब देखिए तो पूछा क्या है, औरत उस पुरुष की क्या है। सिंपल सा दिख रहा है, औरत जो है उस पुरुष की क्या है, माँ है, क्योंकि उसी महिला की लड़की का एक पुरुष भाई है, तो माँ ही तो हुई ना, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरत जो है उस पुरुष की माँ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो उस समूह से संबंधित है, नहीं है, यानी 4 आपको क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन के जो अंक दिए गए हैं एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, लेकिन एक संबंधित नहीं है, उसी को हमें प्राप्त करना है, ठीक है। ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे तो दिया गया 22 34, बी में 11 12, सी में 25 42, डी में 17 24। अगर इनका डिफरेंस ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा डिफरेंस, यही तो आएगा। यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे बात कर लें तो कितना आ रहा है, 12 में से 5 गया तो आपका 7 आ गया, और ये कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी ऑप्शन के जो 3 है एक जैसे नहीं है, यानी डिफरेंस है तो हम इसको कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सम भी करेंगे तो देखिए सम क्या हो जाएगा आपका 22 34, यानी कि 56 के आसपास हो जाएगा, और इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका ये 23 ही होगा। यानी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है,
कि ऐसे भी नहीं हो पा रहा है। तो कुछ और सोच करके देखते हैं। अगर हम क्या करें, ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या 22 का क्या कर लें, 2 में गुणा कर लें। 22 का 2 में गुणा कर लें तो 44 हो जाएगा ना, 44 हुआ, और -10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। इसी तरह 11 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और 22 में से 10 माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बिल्कुल बन रहा है। उसी तरह अगर हम डी ऑप्शन को देखें, डी को, तो 17 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 34 हो गया, और 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पुनः यही प्रक्रिया यहाँ कर लेते हैं। 25 का 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आ गया, 50 आ गया, और 50 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, 42। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए, बी और डी में पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और 10 माइनस करने पे क्या दूसरी संख्या बन रही है, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी में 40 आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई करके पहली संख्या में 10 माइनस करने पे 40 आ रहा है, लेकिन दूसरी संख्या 42 दिया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें से विषम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी ए, बी और डी में क्या हो रहा है कि पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके -10 करने पे दूसरी संख्या आ रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन दिया गया है, स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। देखिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 24/5/2019 आफ्टरनून में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी इन प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसी कथन के आधार पर हमको निष्कर्ष दो दिया गया है, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही होगा। अब देखिए सबसे पहले कई दफ़ा इस तरह के प्रश्न में हम गलती कर जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए कथन को, और उसके बाद एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, क्या पॉजिटिव, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच एक होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर के। जो कथन दिया गया उसके परिप्रेक्ष्य में बोला गया कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने देश में कच्चा तेल उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, उसकी तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि जो स्वदेशी उत्पन्न हो रहा है जो तेल, वह घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। यही तो हो रहा है ना, कथन यही बोलना चाहता है। अब निष्कर्ष पहला क्या दिया गया है, अगर मांग पूरी करनी हो तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। अरे जाहिर सी बात है भाई कि जब मान लीजिए कि अपने देश में जो स्वदेश में जो तेल का उत्पादन हो रहा है वह घरेलू मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रहा है, यानी उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है घरेलू जो डिमांड है, जो ज़रूरतें हैं लोगों को तेल की, उसको तो पूरा करना पड़ेगा। उसको पूरा करने के लिए निष्कर्ष में बोला है कि अगर मांग पूरी करनी है तो कच्चे तेल का आयात करना चाहिए। बात सही बोल रहा है भाई, मांग को कम नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए क्योंकि तेल की ज़रूरत पड़ती है खाना बनाने में, है कि नहीं, तो लोग खाना तो नहीं छोड़ देंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको मंगाना पड़ेगा विदेशों से। तो बात पहला सही कर रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है कि घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए। ये संभव नहीं है भैया, घरेलू मांग हम कम कैसे कर देंगे। पेट्रोल डीजल नहीं ना है कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उस तेल की बात हो रही है कि मान लीजिए सरसों की तेल हो गई, खाने वाले जितने एडिबल ऑयल हो गए, उनकी अगर बात कर लें तो क्या है कि ऐसी वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत क्या है कि सबको है कि नहीं, और उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक टाइम सब्जी नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए हमारा दूसरा जो निष्कर्ष है गलत है और पहला निष्कर्ष सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है कि उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है और तुरंत बाद एक संख्या नहीं है। सिंपल सा प्रश्न है, ऊपर दे दिया गया है आपका एक अक्षरों, नंबरों और साइन का एक सीरीज, प्रतीकों का एक सीरीज दिया गया है। इस सीरीज में पूछा जा रहा है ना कि कितने ऐसे प्रतीक हैं, देखिए कितने ऐसे जो प्रतीक हैं ना जिनके तुरंत पहले क्या है, एक अक्षर है, तुरंत पहले एक अक्षर है, लेकिन इसके तुरंत बाद एक संख्या जो है नहीं है, यही पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, जहाँ प्रतीक है उसको पकड़िए। यहाँ इनिशियल में प्रतीक मिला, एक मिला, इसके आगे अक्षर है, बिल्कुल है, इसके बाद संख्या है, नहीं है, यानी एक तो यहाँ मिल गया। यहाँ पुनः @ देखिए, @ के पहले अक्षर है, बिल्कुल अक्षर है, इसके बाद नंबर है, नहीं है, तो ये कितना हो गया, 1 2 हो गया। पुनः और देखेंगे, यहाँ पे डॉलर देखेंगे, डॉलर के पहले यन है, एक अक्षर है, इसके बाद एक संख्या है, नहीं है, यानी एक और हो गया। और कहीं आपका हैज है, हैज के पहले क्या है, एक नंबर है, जबकि अक्षर होना चाहिए। यानी इतने
तो इतने पेयर कितने हैं, यानी 3 ऐसे क्या हैं, पेयर हैं, 3 ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले क्या है, एक अक्षर है और बाद में संख्या नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।